अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ़िज़िक्स का हमने फ़र्स्ट चैप्टर कर लिया है। आज हमने जो उसका लेक्चर करना है वो है चैप्टर नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 हम 9th क्लास का फ़िज़िक्स का करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल है रेस्ट एंड मोशन के बारे में कि रेस्ट क्या और मोशन क्या है। अहम डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है शॉर्ट के लिए। ओके हो गया। देखें, फर्स्टली हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज़ रेस्ट? अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि एक बॉडी तब रेस्ट में होगी जब उसकी कोई पोजीशन है ना वो चेंज ना हो। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं ना कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि भाई ये रेस्ट में है। ओके हो गया। जैसे कि अब एक गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। वो खुद तो नहीं हिल रहे होते, वो तो गाड़ी हिल रही होती है, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो एक सीट पे बैठे हुए हैं। तो वो जो है ना वो रेस्ट में है, लेकिन वो मोशन में भी है। किस तरीके से, वो जब हम एग्जाम्पल अभी करेंगे ना अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब मोशन की डेफिनेशन देखिए क्या। अब बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, कि एक बॉडी तब मोशन में होगी कब? इफ़ इट चेंजेस पोजीशन, जब क्या कर रही हो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि वो अपने माहौल के हिसाब से अपनी जो पोजीशन है ना वो चेंज कर रही है। जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता वो रेस्ट में होता है, और जो ऑब्जेक्ट अपनी चीज़ जो पोजीशन है ना वो चेंज करता है वो मोशन में होता है। चेंज इन पोजीशन मोशन, नॉट चेंज इस पोजीशन यानी रेस्ट। अब देखें, ये नीचे एक एग्जांपल ला के देखें कि एक पैसेंजर है, वो एक बस के अंदर, एक चलती हुई बस में बैठा हुआ है। ओके हो गया। अब क्या है, वो रेस्ट में है। कब वो रेस्ट में, कब है वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है। पहले बात करते हैं कि वो रेस्ट में कैसे है। एक पैसेंजर बैठा हुआ है बस में, चलती हुई बस के अंदर। वो रेस्ट में तब होगा जब उसके साथ वाले यानी कि और जो पैसेंजर उस गाड़ी में बैठे हुए हैं ना वो उनके लिहाज से रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि उनमें से वो कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना। लेकिन देखें, अब इसी तरह एक आदमी जो नीचे खड़ा है बस के बाहर और वो चलती हुई बस को देख रहा है। अब बस तो चल रही है, बस तो वैसे भी चल रही है, जो पैसेंजर अंदर अंदर बैठे हुए हैं बस उनके लिए भी चल रही है। लेकिन अंदर बैठे हुए पैसेंजरों के हिसाब से जो दूसरा इंसान है ना, ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब लेकिन जो बाहर खड़ा शख्स है ना उसके लिए वो मोशन में है, अंदर बैठा शख्स। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसे ही है ना। बस तो चल रही है, बस चल रही है मतलब बस की पोजीशन चेंज हो रही है। बस की पोजीशन चेंज हो रही है तो जो बाहर खड़ा शख्स है उसके लिहाज से अंदर बैठे शख्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है। अंडरस्टूड हो गया। तो ये है रेस्ट और मोशन के बारे में। अब एक एग्जांपल को हमने दो तरीके से देख लिया। तो देखें, अब आगे हैं जो टाइप्स ऑफ मोशन, के मोशन के टाइप्स कितनी हैं। तो देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन को। अब देखें, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर 3 और मोशंस की टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स और हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। बट ट्रांसलेटरी के अंदर फर्दर 3 और टाइप्स दे दी गई हैं। अब पहले देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी है। इसकी डेफिनेशन करनी है आपने अच्छे से। क्या होता है जी? इन ट्रांजिशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कि एक जो बॉडी है ना वो मूव कर रही है एक लाइन के अंदर किसी भी रोटेशन के बगैर। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, जो लाइन है वो कर्व में भी हो सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन में जो है ना लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, दोनों तरह की लाइंस हो सकती हैं। और जो बॉडी मूव कर रही है ना वो एक लाइन में कर रही है और बिना किसी रोटेशन के कर रही है। तो ये है हमारे पास जी ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसकी एग्जांपल देखें कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, एग्जांपल नहीं है कि इसके 3 टाइप्स हैं। कि ट्रांसलेटरी मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लीनियर मोशन, सेलुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब इसके फर्दर ये 3 टाइप्स है, ये मोशन ही ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। लीनियर मोशन देखिए सबसे पहले कि लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेट, वो एक ही मतलब कि लाइन में चली जा रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज वहाँ से भी नहीं कर रही। तो देखें, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। ये लीनियर और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन अहम है, आपने लाजमी तौर पे करनी है। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल है कि एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, कि एक एरोप्लेन है वो एक ही डायरेक्शन में चली जा रहा है सीधा एक ही लाइन में।
तो वो किस पोजीशन में है, वो किस मोशन में है, तो वो है लीनियर मोशन के अंदर। ओके हो गया। और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, वर्टिकली डाउन गिर रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी लीनियर मोशन, क्योंकि वो सीधे आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन रास्ते में चेंज नहीं कर रहे। ओके हो गया। देन है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन, यानी कि एक सर्कल के पाथ में, अब सर्कुलर से जाहिर है कि नाम क्या है, सर्कल में ही आएगा। तो सर्कल में जो मोशन है ना, यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन होगी वो क्या होगी जी, सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ के सर्कुलर रास्ते के अंदर जो होगी वो सर्कुलर होगी। जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि अब जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, वो एक सर्कल में घूमती है, वो एक लाइन में नहीं घूमती, एक सर्कल में घूमती है। तो ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। इसी तरह द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अब पहले था कि ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। अब चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। ओके जी। तो ये थी सर्कुलर मोशन और इसकी डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट मोशन की, यानी कि डेफिनेशन। तो ये दोनों आपने अच्छे से कर लेनी है, साथ में इनके एग्जांपल्स भी आपने मस्टली करनी है। तीसरी जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है वो है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेटरी रैंडम मोशन। अब रैंडम क्या है, इरेगुलर मोशन, यानी कि उल्टी सीधी है, वो ये ना तो सीधी है ना ही सर्कुलर में है, वो बार बार अपना पाथ चेंज कर, जैसे कि गलियां बनी होती हैं, एक गलियों में एक बंदा एक गली में एंटर होता है, वो उसके बाद आगे गलियां कभी इधर को जा रही कभी उधर को जा रही है। तो ये जो मोशन, वो जिस मोशन में, मतलब कि जिस हरकत से वो काम कर रहा है ना, वो रैंडम मोशन में होगा। देखिए अब ये जिग जैग फॉर्म, ये उल्टी सीधी फॉर्म, ये उसकी ड्राइंग उन्होंने बना दी की है। किस तरीके से जो रैंडम मोशन है उसको इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि वो ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रहा है। तो यानी डिसऑर्डर्ड है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ना वो सर्कुलर है ना वो स्ट्रेट है। तो ये जो है ये रैंडम मोशन है। अब देखें द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, अब जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका क्या है, वो कभी भी ना तो सीधे चलते हैं ना सर्कुलर में चलते हैं, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा ना कीड़ी वगैरह को या किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसेक्ट को, तो वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करी जा रहे हैं, यानी उनका कोई ऑर्डर नहीं है, वो डिसऑर्डरली जो है मूव कर रहे हैं। तो ये जो है ना मोशन, इस मोशन को हम कहेंगे जी रैंडम मोशन। ओके हो गया। तो देखें द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक, यानी जो डस्ट और स्मोक की मोशन है ना, वो भी क्या है, रैंडम मोशन है, क्योंकि वो भी जो है ना तो वो स्ट्रेटली मूव करते हैं और ना ही सर्कुलरली मूव करते हैं। तो वो जो मूव करते हैं ना वो रैंडमली जिगजैग फॉर्म में मूव करते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है ब्रोनोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन। तो देखिए रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अब गैस के मॉलिक्यूल्स भी जाहिर सी बात है ऐसे ही हैं, उनको जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से उठ जाएंगे, वो बंद नहीं रह सकते। तो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। तो ये थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स। अब आगे हमारे पास आ जाती है जी मोशन की टाइप्स में, सेकंड वाली है रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग। अब ये स्पिनिंग मोशन है, अभी आपने याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन के। मतलब ये भी है, मीन्स के सर्कुलर टाइप ही है, लेकिन वो ये है जो चीज़ें स्पिन हो सकती, जैसे देखिए एक फुटबॉल है, उसको आप स्पिन करवा सकते हैं, एक बॉल को स्पिन करवा सकते हैं, लट्टू, उसको आप नीचे घुमाएं तो वो भी जो है वो देखिए वो स्पिनिंग मोशन के साथ ही नीचे मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो दिस इज रोटेटरी मोशन। ओके हो गया। द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। अब एक व्हील की मोशन, यानी कि एक टायर की जो मोशन है ना, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, जो है वो रोटेटरी मोशन में आता है। किसी भी चीज़ का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना जो है ना, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ओके हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि वाइब्रेटरी मोशन, ये तीसरी टाइप है मोशन की। तो देखिए वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है 2, ये भी बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशन है वाइब्रेटरी मोशन की, बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुकी है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। ये आपने अच्छे से याद करनी है, यानी कि वो मोशन जो अपने टू एंड फ्रो किसी भी बॉडी की उसके मेन पोजीशन की जो गिर्द होती है ना, दैट इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि एक पेंडुलम होता है, देखें पेंडुलम अपने ही जो टू एंड फ्रो जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, यानी कि एक ही कभी एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर वापस से उसी डायरेक्शन में, फिर वापस से उसी डायरेक्शन में। तो जो
पेंडुलम की जो है ना मोशन, वो हमारे पास होगी वाइब्रेटरी मोशन। ओके हो गया, ये इसकी एग्जांपल के तौर पे है, साथ में आपने ये इसकी एग्जांपल भी लाजमी तौर पे करनी है। ओके जी, देन देखें कि देन हमारे पास क्या है। देखें, अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये भी आपने एग्जांपल के तौर पे इसको भी लिख सकते हैं, और जो पेंडुलम वाली जो एग्जांपल है ना, आप उससे भी वाइब्रेटरी के साथ में लिख सकते हैं। बट एग्जाम्पल लाजमी लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। अब नेक्स्ट है स्केलर एंड वेक्टर्स, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये पूरी बुक के अंदर इनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो चलेगा, इनकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो स्केलर देखें कि स्केलर क्या होता है। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, यानी कि हमें उनकी किसी डायरेक्शन किसी और चीज़ के बारे में मालूम नहीं, हमें सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड पता होती है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल स्केलर्स की एग्जांपल्स भी आपने लाजमी तौर पे लिखने, जैसे मैथ्स। अब मैथ्स की हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम जान सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता कि वो क्या है। इसी तरह लेंथ का भी हम मैग्नीट्यूड जान सकते हैं। टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स। तो ये डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स जो है मस्टली करनी है। देन है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है जी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर वो होता है कि जिसको उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों से हम डिस्क्राइब करवा सकते हैं, लेकिन स्केलर को हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब करवाते हैं, बट वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से करवाते हैं। जैसे कि देखें, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन भी मालूम होती है, मैग्नीट्यूड भी हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, और टार्क भी वेक्टर है। इसकी कोई 2-3 एग्जांपल्स आपने लाजमी तौर पे पेपर में अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए ना तो आपने लाजमी तौर पे करनी है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर की, किसी भी वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो देखें। तो इसको जो है ना एक एरो की मदद से, जो एक एरो होता है ना उससे इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। जैसे देखें, ये एक एरो है, इसको एरो की फॉर्म में, इसको यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी हो गया, और इसको वी यानी कि हम वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो वेक्टर को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में करवाते हैं। ओके हो गया। और इसको जो हम वैसे ही लिखते हैं ना तो हम बोल्ड फेस लेटर्स के अंदर इसको लिखते हैं। हम ग्राफ को सॉरी वेक्टर को जो है वो हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम बोल्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको ये देखें बोल्ड करवा देते हैं, यानी कि हाईलाइट कर देते हैं, उसको थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेक्टर की एक फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक एरो लगा देना है। अगर एरो लगा देंगे तब भी पता चल जाएगा जी ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ये एरो लगा दें या उसको आप बोल्ड करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं सिंपली फॉर्म में। लेकिन जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना वो इसको हम किस तरीके से करते हैं जी, वो इसको हम एरो के साथ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी पोजीशन के। व्हाट इज़ पोजीशन, पोजीशन क्या होती है। तो ये जो सारा पैराग्राफ है ना ये पोजीशन वाला टॉपिक भी कर लेना है आपने लाजमी तौर पे, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये सारा पैरा ही आपने कर लेना है, यानी कि हमने एक पोजीशन, हमने एक पॉइंट तक पहुंचना है। देखें, द पोजीशन ऑफ द स्कूल एज फ्रॉम द होम एच, ये एक पोजीशन है एच से लेके एस तक। अब यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो रास्ता है शॉर्ट और एक रास्ता है लेंथी लॉन्ग वाला। यानी कि देखें, अब हम यहाँ से इधर जाएं, फिर इधर जाएं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तो जाएं, तो ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग वाला रास्ता है कि हम गलियाँ चेंज कर कर के जा रहे हैं। लेकिन देखें, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता हो, कि सीधा रास्ता हमारे पास कहीं जाने का, तो वो क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट, हमारे पास कहीं भी जाने के लिए 2 रास्ते ही होते हैं ना, हम जहाँ से मर्जी चल जाएं। एक शॉर्ट रास्ता होता है, एक लॉन्ग रास्ता होता है, लेकिन हमें आसानी होती है शॉर्ट के लिए में जाने के लिए। तो देखें, अभी आपको अभी यहाँ से नीचे जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना, तो देखें वहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है।
What is distance? Length of a path between two points is called the distance between those points. यानी कि एक लेंथ है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जैसे देखें, ये यहाँ से ये डिस्टेंस है सारा, यानी कि दो पाथ के दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो हमारे पास रास्ता है, पॉइंट्स है, पाथ है ना, वो जो है जी वो डिस्टेंस है। इसी तरह अब है वेक्टर, ओ सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये भी आपने इसके साथ लाजमी तौर पे करना है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखें, ये है लेंथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, ये डिस्टेंस है, यहाँ से हम यहाँ जाएँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारा हमारे ए से बी तक का डिस्टेंस है कि हमने पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये सारी कर्व घूम के आएंगे, दिस इज़ द डिस्टेंस। अब यूँ समझ लें कि डिस्टेंस जो है वो एक लॉन्ग पाथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अंडरस्टूड? दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, अब ये जो रेड एरो उन्होंने लगाया ना, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास एक ये सीधा रास्ता भी है कि हम यहाँ से सीधा जाएं, हम इस बी पॉइंट पे पहुँच जाएं। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो है ना हमारे पास, देखें हमने इस कर्व को सारा यहाँ से यहाँ, हम ए से पहले डी पॉइंट पर आए, फिर एस, फिर नीचे आए, फिर हम बी पे जाएं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है, इसको डिस्टेंस ही कहेंगे। अब डिस्टेंस लॉन्ग पाथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्ट पाथ है। अब इसके साथ आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी डेफिनेशन आए तो आपने साथ में ये पॉइंट भी लिखना है कि दिस इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी है, लेकिन बोल्ड करना है आपने, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर को लिखने के लिए मैंने अभी बताया, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखने के लिए या तो आप उन्हें बोल्ड करवाएं, यानी कि उन्हें हाईलाइट करें, अगर नहीं तो फिर आप उनको उनके ऊपर एरो का निशान लगा दें। ठीक है, ये तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने का। ओके हो गया।